नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार की संवेदनशीलता, तत्परता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल आपदा प्रबंधन ने चमोली जिले के माना में हुए भीषण हिमस्खलन से आई आपदा के नुकसान को न्यूनतम कर दिया। 4 दिन पूर्व हुई इस भयावह घटना में कुल 44 लोग वर्ष में बता दें कि बर्फ के नीचे दब गए थे, जिसमें कि 46 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि दुर्भाग्यवश 8 लोगों के शव बरामद हुए। इस बचाव अभियान में प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया और सेना की सक्रिय भागीदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बिना किसी विलंब के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिससे कि कई जिंदगियां बच सकी। उन्होंने स्वयं हालात पर लगातार नजर बनाए रखी और सभी संबंधित विभागों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने खराब मौसम और अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बचाए गए प्रत्येक व्यक्तियों को समुचित चिकित्सा और राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। उनकी सक्रियता का परिणाम ये रहा कि गंभीर रूप से घायल 2 श्रमिकों को त्वरित रूप से हायर सेंटर रेफर किया गया। एक बड़ा हिमस्खलन माणा जो गांव भारत का पहला गांव, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले गांव की संज्ञा दी, और उस गांव में सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया और उसमें से अभी तक चूँकि लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देंगे। शुक्रवार को सुबह 7:05 पर हिमस्खलन हुआ। माना और बद्रीनाथ के बीच हिमस्खलन हुआ। बीआरओ लेबर कैंप हिमस्खलन की चपेट में आया। हिमस्खलन के बाद राहत बचाव की टीमें पहुंची। 11:50 तक 5 कंटेनरों को तलाशा गया। बता दें कि जिनमें 10 लोगों को तुरंत बचाया गया था और बीआरओ के मजदूर 8 स्टील कंटेनर में थे। 5 कंटेनरों को सुरक्षित बर्फ से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया था। इंडियन आर्मी एविएशन के 3 चीता हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स के 2 चीता हेलीकॉप्टर, इंडियन आर्मी द्वारा लिया गया एक सिविल हेलीकॉप्टर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत इस वर्ष 30 अप्रैल से होगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं परिवहन विभाग के आरटीओ सुनील शर्मा का ये कहना है कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा में ऑनलाइन व्यवस्था को पूर्ण रूप से दुरुस्त किया गया है। यात्रा की तैयारियों में संबंध में गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हुई। जो निर्देश मिले उसके तहत चारधाम यात्रा शुरू होने से 1 माह पहले ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और बता दें कि चारधाम यात्रा के तहत बसों के रोटेशन के लिए यूनियन से बैठक भी हो चुकी है। यात्रियों को सस्ती दरों पर बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही बाहर से आने वाले टूर ऑपरेटर्स को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी यात्रा चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, उन्हें पहले ही सूचित कर दिया जाए कि पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवा सकते हैं। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 के लिए जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने भी 5 फरवरी को बैठक ली थी, साथ में सचिव परिवहन द्वारा भी इसके संबंध में बैठक ली गई और जिसके तैयारी के हेतु निर्देशित किया गया। इन्हीं निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा
पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जहां तक ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था है, जैसे कि ग्रीन कार्ड की सेवा या हिल एंडोर्समेंट की सेवा या ट्रिप कार्ड की सेवा, तो NISI की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त कर ली गई है और हम लोग चारधाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पूर्व से ही ग्रीन कार्ड इशू करने शुरू कर देंगे। इसके अलावा जहाँ तक बसों की व्यवस्था का सवाल है, तो बसों की जो बस व्यवस्था होनी है आने वाले रोटेशन के लिए, उसके लिए यूनियन से बैठक हो गई है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसेज हैं, जिसके माध्यम से हम सस्ती दरों पर यात्रियों को बसेस प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हमने टूर ऑपरेटर्स को भी ये निर्देशित किया है कि जितने भी यात्रियों को वो बाहर से लेकर आने के लिए बुकिंग ले रहे हैं, उनके माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया जाए कि जो भी यात्री आए वो पूर्व में ही पंजीकरण कराकर जो हमारी टूरिज्म की साइट है उस पर पंजीकरण के पश्चात आए, ताकि उनका जो ट्रिप कार्ड बनने में आसानी हो। अभी मैं आपको इस माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं, जो पीली प्लेट की कॉमर्शियल नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं, सिर्फ उन्हीं को ही ग्रीन कार्ड बनाना है, वो भी पैसेंजर व्हीकल्स को। जितनी भी पीली प्लेट की, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, बस हो, चाहे वो उत्तराखंड राज्य की हो, उत्तराखंड से बाहर की हो, उनको ग्रीन कार्ड बनाना कंपलसरी है। डोईवाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थानों का लंबे समय के बाद भी उच्चीकरण नहीं होने से नाराज स्थानीय ग्रामीण एक बार फिर से आंदोलन का मन बना रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा को भी अमल में नहीं लाने पर सरकार के प्रति नाराजगी जता रहे हैं। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थानों आजादी से पहले शुरू हुआ था, जो लगातार अब तक स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहा है। आबादी बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा नहीं हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ग्राम सुधार, महिला और पुरुष विकास समिति थानों ने इसके अपग्रेड के लिए संघर्ष का बीड़ा उठाया है। कई बार धरना प्रदर्शन और सरकार के नुमाइंदों तक आवाज उठाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे नाराज लोग अब एक बार फिर से आंदोलन का मन बना रहे हैं। 11/2022 को माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने रानी पोखरी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसके उद्घाटन में इसके उच्चीकरण की घोषणा की और 22 से लेकर के आज तक इसका इतने लंबे समय तक हम सुन रहे, सब जगह चारों तरफ, इसके चारों तरफ सब जगह के उच्चीकरण हो रहे हैं। और क्या कारण है कि हमारी भी समझ में नहीं आता। इतना सर्वसब्ज क्षेत्र, यहाँ पर 1 लाख से ऊपर अधिक जनसंख्या है, तमाम सब लोग राष्ट्रभक्त हैं, अच्छे नागरिक हैं और उसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर है, एयरपोर्ट है, यहाँ पर इतना आवाजाही है कि हजारों की संख्या में वाहन चलते हैं। कहीं चोटिल होती, कई बार हम भी लाए हैं यहाँ पर लोगों को। जब यहाँ कोई 2 बजे बाद ये हॉस्पिटल बंद हो जाता है तो उसके बाद इधर उधर दूर दराज, ऋषिकेश दूर है, उधर देहरादून दूर है, तो ये इस क्षेत्र की आवश्यकता है। 1 लाख की जनसंख्या है, दिनों दिन यहाँ पर आबादी बढ़ती जा रही है और आक्रोश लोगों में ये है कि सब जगह और जगह जो हॉस्पिटल उच्चीकृत हुए हैं, ये इतना पुराना हॉस्पिटल, जबकि 5 बीघे जमीन और जमीन भी जितनी आवश्यकता है उस हॉस्पिटल को बीच में सर्वे के लिए आए थे, भूमि निःशुल्क उपलब्ध है, तब भी इसका उच्चीकरण नहीं किया जा रहा है। ये समझ से परे है और तमाम लोगों में यहाँ आक्रोश है। कई बार विधायक सांसदों से मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा अरे आपको विश्वास नहीं, कृषाली हो जाए। तमाम इस समिति के पूरे पदाधिकारी गए थे तो उन्होंने कहा ये हो जाएगा, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में उस समय प्रीतम सिंह जी थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी थे, तमाम सारे लोग, यहाँ पे कोई पार्टीबाजी कुछ नहीं है। हमें तो क्षेत्र के विकास की बात है। शहीद स्थल जो हमारा इस क्षेत्र का शक्तिपुंज है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। और यहाँ पर जो है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लंबे समय से इसकी ग्रामीण लोग इसकी मांग कर रहे हैं और करीब ये 26 ग्राम पंचायतों का क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें 16 ग्राम पंचायतें पर्वतीय क्षेत्र की हैं, 10 ग्राम पंचायतें मैदानी क्षेत्र की हैं। इसमें करीब 1 लाख के करीब जनसंख्या है और लगातार ही मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार भवन बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो इसमें उच्चीकरण के लिए सभी की मांग है और सभी ने ये किया था बड़े लंबे समय से। हमारी 2017 से हमारी ये उच्चीकरण की मांग है और 1939 में ये हॉस्पिटल 1939 का बना हुआ है। तो उसमें
कोई भी मतलब इसकी सुविधा उस समय ये हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इसमें डॉक्टर थे, अच्छे रात को भी रहते थे, नाइट में भी थे, डे में भी थे। लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टरों की बड़ी समस्या है। एक डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, तो डॉक्टर वो भी बड़ी उससे आए हैं कि पहले यहाँ पे कुकरेती जी रहते थे, उन्हीं के उस पे ये हॉस्पिटल चलता था। अब एक डॉक्टर साहब आए हैं, तो डॉक्टर साहब कभी उनकी वीआईपी ड्यूटी लगाई जाती है, कभी यहाँ इधर रायपुर मोर्चे में लगाई जाती है, कभी यात्रा में लगाई जाती है, कभी कांवड़ में लगाई जाती है। तो मुश्किल से यहाँ से हफ्ते में 1-2 दिन बैठते होंगे, तो क्या 1-2 दिन बीमारी ये देख के थोड़ी आएगी कि जिस दिन डॉक्टर साहब यहाँ पर रहेंगे उसी दिन बीमार होगा कोई। अब बीमारी तो कभी भी आ सकती है। अगर यहाँ पर कोई साधन नहीं है, यहाँ से अगर देखिए उच्चीकरण के लिए जो आप सब जो लोकल के लोग हैं उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, वो मेरे द्वारा भी ऊपर मैंने भिजवा दिया गया था उच्चीकरण के लिए। और एक पॉपुलेशन को लेकर के एक इशू आ रहा है कि इतनी पॉपुलेशन पे उच्चीकरण की मांग है, तो वो रिटर्न में जो है पॉपुलेशन का वो अभी हमारे पास आया नहीं है उसका ना, कि कितनी पॉपुलेशन एरिया वाइज है। और बाकी जो है हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटी थी वो एम्स वाले प्रोवाइड कराते थे, ओपीडी वगैरह देखते थे, पर उनसे अनुबंध गवर्नमेंट का ख़त्म हो चुका है, वो लोग चले गए। फिलहाल यहाँ पर जो हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, एक ही मेरी फार्मासिस्ट है, तो हमारा यहाँ से 2 स्टाफ हैं। और फैसिलिटी पे यहाँ पे हमारी एक लैब है हमारी, और जो ट्रीटमेंट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे वो हम कर देते हैं। अभी ये बिल्डिंग बन रही है पैथोलॉजी लैब की, तो 3 महीने में लगभग वो कंप्लीट हो जाएगी। और यही है 50-60 के लगभग ओपीडी है। अच्छा, 20 ग्राम पंचायत है जो हमारा जो ये थानों के अंडर में है जो है। अच्छा जी, अभी उसमें हमने जो हमारे स्टाफ की है वो हमने भेजा था कि स्टाफ की कमी है यहाँ पर, तो उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही उसको देख करके और कर देंगे उस पर कार्रवाई। समाज में जहां कई गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं रामनगर के कुछ युवा मिसाल पेश कर रहे हैं। वन स्टेप एंड बी प्राउड संस्था के इन युवाओं ने समाज सेवा के तहत अब तक 28 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न करा है। इसी क्रम में युवाओं ने 5 और निर्धन कन्याओं का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ किया। 5 दूल्हे बैंड बाजी के साथ एक साथ बारात लेकर आए और फिर 5 कन्याओं की जयमाला का कार्यक्रम भी विधि पूर्वक एक साथ संपन्न हुआ। के बाद पूरे विधि विधान से विवाह की सभी रस्में निभाई गई। वहीं संस्था के सदस्य सौरभ मित्तल ने कहा कि हमारी संस्था का मकसद उन परिवारों की मदद करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से लेकर आज तक हमने 28 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न कराया है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। माता बाल सुंदरी के आशीर्वाद, महंत हनुमंत गिरी जी के प्रेरणा स्रोत से हम लोग अभी तक इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। हमारी संस्था फर्स्ट स्टेप एंड बी प्राउड इस कार्यक्रम के 5 भाग अभी तक संपन्न करा चुकी है, जिसमें हम 23 कन्याओं का विवाह करा चुके हैं। ये हमारा भाग 6 है, इसमें भी 5 कन्याओं का विवाह हम लोग करवा रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक 28 लोगों का कन्याओं का विवाह इसमें करा चुके हैं। और शहर की सभी धार्मिक संस्थाएं, महिला मंडल, सभी लोग हम लोगों के साथ बहुत साथ देते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। माय नेम इज श्रीता। यहाँ विवाह हो रहा है, पूरे नियम से कराया जा रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? टांडा। मेरा नाम सलोनी है। अच्छा सलोनी, यहाँ पर विवाह करवाया जा रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? नियम से करवाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में स्थानीय नागरिकों व पर्यावरण प्रेमियों ने मार्च निकाला। दिलाराम तिराहा से हाथीवड़काला चौकी तक निकाले गए मार्च का आह्वान सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून और देहरादून सिटीजन्स फोरम ने किया, जिसमें 30 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मार्च में शामिल पर्यावरण प्रेमियों का कहना था कि भानियावाला ऋषिकेश हाईवे को चौड़ा करने और आशारोड़ी झाझा व झाझा मसूरी के बीच सड़कों निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों के प्रस्तावित कटान का दून घाटी के पर्यावरण पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कभी अपनी हरियाली और खुशगवार आबोहवा के लिए विकसित रही दून घाटी में लगातार पेड़ों के कटान से हालात लगातार भयावह हो रहे हैं और पिछले साल भीषण गर्मी इसी का परिणाम था। इसलिए सरकार को विकास की अपनी नीति को पर्यावरण अनुकूल रखना होगा।
इस समय ये खाली बात देहरादून दून घाटी की ही नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य की है। आज जो चाहे वो सड़क चौड़ीकरण की बात हो, चाहे कंक्रीटीकरण की बात हो, चाहे विकास के मॉडल की बात हो, इन सभी पहलुओं को लेकर जो आम जनमानस है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, वो निराश भी है, वो चिंतित भी है। और इन्हीं सभी भाव और भावनाओं को लेकर आज यहाँ पर देहरादून शहर में लोग सड़कों पर उमड़े हैं। ये पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर, ये जो जलवायु परिवर्तन की चिंताएं हैं उनको लेकर के सरकार को संदेश देने के लिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कॉर्बेट क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अनोखी पहल में साइकिलिस्टों ने मानव वन्य जीवन संघर्ष और कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। गौरतलब है कि ये साइकिल रैली कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया क्षेत्र से शुरू होकर डेला में समाप्त हुई। इस साइकिल रैली का आयोजन वेस्ट वॉरियर संस्था के सहयोग से किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस रैली में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 35 साइकिलिस्टों ने भाग लिया और पर्यावरण से जुड़ी अहम समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। मिताली रावत। अच्छा मिताली, तो हम लोगों ने आज एक साइक्लोथॉन एक रैली है जिसमें साइकिलिस्ट जितने भी हमारे रामनगर के हैं और इवन हल्द्वानी से ये सब आए हैं, जो 3 इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन आज देख रहे हैं, क्योंकि रामनगर स्पेशली एक इको सेंसिटिव एरिया अगर देखा जाए और टूरिस्ट के मामले में काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे, राइट। तो उसमें किस तरीके से हम लोग प्लास्टिक को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके थ्रू। सेकंड जो है रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। हम लोग अभी भी देखें तो किस तरीके से रोड में हमें किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, किस लेन पे चलना चाहिए, उसके बारे में ये थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तीसरा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है हमारे, उनके साथ मिलकर जो अभी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो ज़्यादा हो गए उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरीके से ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ साथ में मिलकर हार्मनी में रह सकते हैं। ये 3 टॉपिक पे आज हमने अवेयरनेस क्रिएट किया। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक वेस्ट वॉरियर नाम से एक पर्यावरण के प्रति जो संस्था है, क्लीनिनेस पे काम करते हैं, ये जुड़े हुए हैं, एनजीओ है। इनके माध्यम से एक साइकिल रैली का साइक्लोथॉन का आयोजन करवाया गया है। इसमें लगभग 30 प्रतिभागी रहे। इसका मुख्य उद्देश्य है जन जागरूकता पैदा करना इस संबंध में, एक मानव वन्यजीव संघर्ष, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात के नियमों को पालन करना। तो इस संबंध में गर्जिया फॉरेस्ट कैंपस से रैली आयोजित की गई है, जिसका समापन सीमांत जनपद उत्तरकाशी में 3 दिन तक चलने वाले लोसर मेले का समापन हो गया। लोसर मेले का समापन वीरपुर डुंडा के गांव वालों ने पंचशील झंडा लगाकर साथ ही आटे की होली खेलकर किया। पहले दिन भोटिया, किन्नौरी और खंपा समुदाय के लोगों द्वारा खूब आतिशबाजी कर दिवाली के रूप में चिड़ के छिलकों के बेलू बनाकर गाँव के एक शोर में सभी लोग बेलू को एक जगह पर डालकर डोल धमाओं के थाम पर खूब थिरकते हैं। दूसरे दिन हरियाली देकर दशहरे के रूप में मनाया गया। लोसर पर्व के तीसरे दिन की सुबह सभी परिवारों ने अपनी धार्मिक आस्था के प्रतीक पुराने झंडों को बदलकर नए झंडे लगाए। उसके बाद पूरे वीरपुर गांव यानी कि ढूंढा में आटे की होली खेली गई। बौद्ध पंचांग के अनुसार शुरू होने वाले नए साल की लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पहाड़ों की रानी मसूरी में दिल्ली और यूपी के पर्यटकों को मॉल रोड पर नो पार्किंग पर अपनी स्कॉर्पियो खड़ी करना और पुलिस से बहस करना महंगा पड़ गया, जिसको लेकर पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर कार चालक का चालान कर दिया। बता दें कि मॉल रोड पर सड़क किनारे वाहनों को खड़ी करने पर पाबंदी है, परंतु कई रसूखदार पर्यटक मॉल रोड पर अपनी लंबी कारों को खड़ी करके जाम का कारण बन रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को मॉल रोड पर चिक चॉकलेट के पास एक पर्यटक द्वारा अपनी स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी कर दी, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। जिसकी सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस एसआई योति पवार के
नेतृत्व पुलिस टीम मौके पर पहुंची, परंतु रसूखदार लोग अपनी रसूख की हनक दिखाते हुए कार को मॉल रोड से हटाने के बजाय पुलिस से ही बहस करने लगे, जिसको लेकर एएसआई ज्योति पवार द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और पर्यटकों को मसूरी के नियमों के साथ कानून का पाठ पढ़ाया। इस मौके पर पर्यटकों द्वारा मॉल रोड पर अव्यवस्था फैलाई जाने के साथ ही साथ पुलिस से अभद्रता करने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई। रामनगर में एक ई रिक्शा में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बता दें कि चौपरपानी क्षेत्र की जहां ई रिक्शा अचानक आग की लपटों में गिर गया। बताया जा रहा है कि घटना शाम के समय हुई है, जब ई रिक्शा सवारियों को उतारकर आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक उसमें आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही आसपास के लोग दौड़ पड़े और अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि अचानक रिक्शा से धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में आग भड़क गई। क्षेत्र के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। विकासनगर में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 11 बाइकें बरामद की। अभियुक्तों की पहचान 27 वर्षीय गंगेश्वर उर्फ ऋषु पुत्र सुरेश कुमार निवासी फतेहपुर माजरा जिला सिरमौर, वहीं दूसरे की पहचान 28 वर्षीय सुरजीत उर्फ गोपी पुत्र ज्ञानचंद निवासी गांव माजरा जिला सिरमौर के रूप में की गई है। दुपहिया वाहन की चोरी कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ यमुना नदी के किनारे बुलहाल क्षेत्र में इनके द्वारा 11 मोटरसाइकिल बरामद कराई गई, जिनको इनके द्वारा जंगलों में छिपाया गया था। विस्तृत पूछताछ पे ये भी पता चला है कि ये जो मोटरसाइकिल है, 3 तो हमारे थाना क्षेत्र से संबंधित है और अन्य जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भी इनसे पूछताछ के लिए आई हुई है। आज इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और इनका रिमांड लिया जाएगा। कितने लोग शामिल हैं और कोई गैंग तो सक्रिय नहीं है? हाँ, इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, एक का नाम गंगेश्वर है और दूसरे का नाम सुरजीत है, जो कि पौंटा साहब तहसील के और जिला सिरमौर के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ पूर्व में भी पुरुवाला थाने में, जो कि सिरमौर जिले का थाना है, वहाँ चोरी के अभियोग पंजीकृत है। तो ये घूमने आते थे यहाँ एक मोटरसाइकिल में, और दूसरा जना मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी करके फिर ये ले जाते थे। अन्य साथी भी हैं इसमें 11 बाइकें बरामद हुई है। ये 2 साथी हैं, एक गंगेश्वर और दूसरा सुरजीत। कुछ पूछताछ भी उन्होंने बताया किसी गैंग से संबंध रखते हैं या सिंगल करते हैं? हाँ, इनका स्वयं का ही अपना 2 जनों का गैंग है और ये इनके द्वारा ही ये कारित किया गया अपराध। ये पिछले कुछ समय से थाना विकासनगर और थाना सैदपुर साइड में कुछ दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं हुई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें कि इंस्पेक्टर श्री राजेश साहब, SSI विकासनगर और उनकी टीम में कुछ अन्य सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल टीम में गठित किए गए थे। तो ये कुछ समय से इनकी तलाश में लगे हुए थे। कल 1 मार्च को जब ढालीपुर पे चेकिंग कर रहे थे, तब इनके द्वारा ये पाया गया कि 2 लड़के जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल के हिमाचल प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं, तो उनको चेक किया गया। तो बिना नंबर की मोटरसाइकिल की जब इंजन नंबर और चेज नंबर चेक किया गया, वो थाना विकासनगर में पंजीकृत एक अभियोग से संबंधित पाई गई। तो फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके ये खुलासा हुआ कि ये। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।